अलमीरा से झांकती किताबें हमसे बहुत कुछ कहती हैं। वे कहती हैं कि आओ हमसे ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान का अपने जीवन में अनुसंधान करो और उस अनुसंधान से पूरे समष्टि का कल्याण करो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं ब्रिजलाला आज के इस नए सीरीज में लेकर प्रस्तुत हूं जिसका नाम है किताबों की दुनिया। इस सीरीज के अंतर्गत मैं प्रत्येक संभवतः रविवार एवं सोमवार को किताबों से जुड़ी हुई, यानी इसमें विभिन्न प्रकार की किताबों से जुड़ी हुई जानकारियां लेकर प्रस्तुत होऊंगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कुछ पुस्तकों के बारे में, कुछ पुस्तकों के प्रमुख अंशों के बारे में, और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एवं पुस्तक जो पढ़ने की आदत है वो धीरे धीरे सोशल मीडिया के दौर में ख़त्म होती जा रही है, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं जो पुस्तक लेकर प्रस्तुत हूँ वह बेहद ही चर्चित पुस्तक है, जिस पर अभी हाल फिलहाल में ही फिल्म भी बनी है, जिसका नाम है 12th फेल, जिसके लेखक हैं अनुराग पाठक जी। अनुराग पाठक जी द्वारा जो यह लिखित पुस्तक है जो मेरे हाथ में है, इसका नाम है 12th फेल, जिसमें एक मनोज कुमार शर्मा जी हैं। उनका कहानी है कि वे किस प्रकार अपने जीवन में तमाम असफलताओं को पार करते हुए और एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेकर किस प्रकार एक आईपीएस बनने तक का जो सफ़र है वह तय करते हैं। हम बिहारी और हिंदी मीडियम वाले पूर्वांचल के लोग इस कहानी को, और जो सत्य है, इसे हम कहानी नहीं कह सकते हैं, यह समाज का दर्पण कह सकते हैं, एक प्रतिबिंब कह सकते हैं। एक विद्यार्थी का जो यथार्थ जीवन है उसकी संपूर्ण अनुभूति इस पुस्तक में आपको मिल जाएगी। तो सर्वप्रथम कुछ प्रमुख सफल लोग हैं इस पुस्तक के बारे में क्या अपना राय व्यक्त करते हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर कहते हैं, अत्यंत प्रेरक और पठनीय, मेरा विश्वास है कि ये उपन्यास अनेक युवाओं को उनके सपने पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा। उसके बाद में विजय कुमार जो कि सलाहकार हैं, जो गवर्नर है जम्मू कश्मीर, वो लिखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की उम्मीद और शक्ति देने वाला यह उपन्यास है। राजकुमार हिरानी जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं, वे लिखते हैं, इस उपन्यास के किरदार मुझे कभी कभी 3 इडियट्स की याद दिलाते हैं। यानी जिस प्रकार 3 इडियट्स आप देखे होंगे, आमिर खान का जो वो मूवी है, और जो 3 दोस्त रहते हैं, कैसे सफलता असफलता की कहानियों से जूझते हुए वो आगे बढ़ती है कहानी, ठीक उसी तरह वे इसकी तुलना करते हैं। उसके बाद में सुनील गावस्कर लिखते हैं, संकल्प, समर्पण और अनुशासन से पूर्ण एक अद्भुत पुस्तक। उसके बाद में रजत शर्मा लिखते हैं, एक प्रेरणादायक पुस्तक। उसके बाद में विशाल भारद्वाज का है, प्रख्यात जो फिल्म निर्देशक हैं, वे लिखते हैं, मेहनत, मोहब्बत और जुनून की एक नायाब दास्तान है यह। उसके बाद में आशुतोष राणा जी का है कि सफलता उन्हीं के कंठ में जयमाला पहनाती है जिनमें साहस, स्वीकार, संकल्प और समर्पण समान अनुपात में होते हैं। यह उपन्यास इसी संतुलन की गाथा है। उज्जवल निकम लिखते हैं, अगर आप में बड़े सपने देखने का साहस है तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। मनोज वाजपेयी जी लिखते हैं, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और अभिनेता हैं, आर्थिक मानसिक संघर्ष का विश्वसनीय दस्तावेज। इस पुस्तक के बारे में अनुराग कश्यप जी लिखते हैं, यह उपन्यास विश्वास दिलाता है कि अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। उसके बाद में ओपी रावत जी लिखते हैं, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, लिखते हैं, एक बार पढ़ना प्रारंभ करने पर अंत तक पढ़ते जाने वाली पुस्तक। दिबांग लिखते हैं, जो कि एबीपी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार हैं, लिखते हैं, इस उपन्यास को पढ़ना अपने भीतर के संदेहों से मुक्त होना, यानी अपने भीतर जितने भी आपको संदेह लगते हैं कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, इस तरह के जितने भी झंझावात हैं, इन झंझावातों से कैसे हम पार पा सकते हैं, इस पुस्तक में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में आनंद कुमार, जिससे हम सभी परिचित हैं, सुपर 30 के संस्थापक, इन पर भी एक मूवी बनी है सुपर 30, जो कि ऋतिक रोशन आनंद कुमार की भूमिका में है। तो वो लिखते हैं कि अगर दुनिया का सबसे निराश व्यक्ति भी इस पुस्तक को पढ़ लेता है तो उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा। ये विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां हैं इस पुस्तक के बारे में, जो इस पुस्तक की जो व्यापकता को दर्शाती है, इस पुस्तक की जो सार्थकता को दर्शाती है। तो चलिए हम इस पुस्तक के बारे में सर्वप्रथम कुछ भूमिका को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम है मनोज को धन्यवाद, जिसके जीवन संघर्ष पर यह उपन्यास आधारित है। आदरणीय विकास सर, जो कि विकास द्विकृति जी हैं, मेरे मित्र युवा फिल्म निर्देशक सुधांशु, सोनल दीदी,
सुनील चतुर्वेदी और श्रद्धा को धन्यवाद, जिनके लगातार सहयोग के बिना उपन्यास पूर्ण होना मुश्किल था। जैसा कि बताते चलें, जो श्रद्धा और मनोज हैं, इस कह सकते इस उपन्यास के नायक और नायिका हैं। और इस नायक और नायिका के इर्द गिर्द यह जो पूरी कथा भूमि चलती है, उसको किस प्रकार शब्दों में पिरोया है, इसको जानने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान मैं हर साल जोश से भरे हजारों युवक और युवतियों से रूबरू होता हूँ। उनमें से कुछ सफल होते हैं और राष्ट्र सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, पर कुछ मन को छूकर निकलते हैं इतने करीब से कि आप चाहकर भी उन्हें भुला नहीं सकते। ऐसे ही दो प्रतियोगी मनोज और श्रद्धा की कहानी इस उपन्यास की प्रेरणा बनी है। जब कभी आंखें बंद करके इन दोनों की कहानी याद करता हूँ तो दुनिया पर भरोसा बढ़ जाता है। कहने वाले लाख कहते रहें कि आजकल दुनिया में प्यार और ईमानदारी का अकाल पड़ा हुआ है। यानी हम सभी प्यार और ईमानदारी के बारे में जो हमारी धारणाएं विकसित हो गई है, खासकर सोशल मीडिया के दौर में, तो उससे कैसे ये आज के दौर में भी प्रेम को और ईमानदारी को एक जीवंत बनाने का उदाहरण है, इस उपन्यास और एक सत्य घटना पर आधारित कहानी के द्वारा हम जान सकते हैं और उसे आत्मसात भी कर सकते हैं। या यह कि आज की दुनिया धोखाधड़ी और बेईमानी पर टिकी है, पर मुझे दुनिया की अच्छाई पर भरोसा बनाए रखने के लिए कुछ उदाहरण काफ़ी लगते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो इंसानियत है अभी भी जिंदा है, बस हमें उस दृष्टिकोण को देखना है कि कहाँ से हम उस दृष्टिकोण को पकड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कुछ स्मृतियाँ साझा करना चाहता हूँ। पहली स्मृति है, एक रात करीब 12 बजे घर की घंटी बजी। यह बात 2005 के सितंबर या अक्टूबर की है। उस समय तक मनोज भारतीय पुलिस सेवा में आ चुका था, यानी आईपीएस में वो बन चुके थे। वह ट्रेनिंग पर मसूरी में था। घंटी बजने पर हम चौंक गए और मन में उठ रही तमाम आशंकाएं दबाकर दरवाज़ा खोला। सामने मनोज खड़ा था। मिलते ही उसने पैर छुए और 500 रुपये का नोट पैर पर रख दिया। बोला, आज नौकरी का पहला वेतन मिला है। मुझसे रुका नहीं गया। मन हुआ कि आपके पास पहुंचूं और यह खुशी आपके साथ बांटूं। थोड़ी देर बैठकर वह मसूरी लौट गया ताकि सुबह ट्रेनिंग शुरू होने के पहले ही पहुंच जाए। हम अवाक थे। सैकड़ों सफल विद्यार्थियों से गहरा परिचय रहा था, पर ऐसे जज्बातों की उम्मीद कभी नहीं की थी। वह 500 का नोट आज भी सुरक्षित रखा है। नोटबंदी भी उसे हमारी दुनिया को बेदखल नहीं कर सकी। यानी जैसा कि नोटबंदी भी हुआ तो वो जो पहले का 500 नोट था, क्योंकि वो 2005 में ही बने थे, तो अभी तक वो रखे हैं एक स्मरण के रूप में। दूसरी स्मृति चित्र है, मनोज ट्रेनिंग पूरी करके महाराष्ट्र के एक जिले में तैनात है। श्रद्धा भी भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो चुकी है। एक दिन अचानक मनोज का फोन आया। बोला, सर, छोटी बहन की शादी करनी है और पैसों की पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या आप कुछ महीनों के लिए 50,000 रुपये उधार दे सकते हैं? मैं हर महीने 5-10 हज़ार करके लौटा दूंगा। मैं फिर अवाक था। पहली बार सुन रहा था कि आईपीएस पति और आईआरएस पत्नी मिलकर इतने से धन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि हर युवा को इस उपन्यास से गुजरना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे यूपीएससी में सफलता के गुर सीख सके और यह समझ सकें कि स्कूल के दिनों में पढ़ाई के प्रति घोर लापरवाह रहने और फेल हो जाने के बावजूद कोई जुझारू व जिद्दी इंसान कैसे देश की सबसे शानदार नौकरी का स्वप्न देख सकता है। यह किताब इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम जिंदगी को समझने, जीने और निभाने की कला समझ आए। मेरा दावा है कि इस उपन्यास को ठीक से पढ़ लेने के बाद आप ठीक वही इंसान नहीं रहेंगे जो इसे पढ़ने के पहले थे। आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ बुरा था जो पिघल गया है, कुछ अच्छा था जो मजबूत हुआ है और अब जिंदगी के प्रति पहले से कुछ ज़्यादा सहज और आशावान हो गए हैं। अनुराग इस पुस्तक का लेखक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यह अनुराग पाठक द्वारा लिखित है और अभी ये जो है न्योलिट प्रकाशन NEOLIT द्वारा जो है प्रकाशित है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और इस पर जैसा कि एक फिल्म भी बनी है, विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा निर्देशित है, तो हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई है। इस संपूर्ण उपन्यास पर आधारित फिल्म है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही मुझसे जुड़ा रहा है, यानी अनुराग। व्हाट्सएप पर क्रांति के बाद यह दूसरी कृति है और निसंदेह उसका लेखन बहुत कम समय में काफ़ी परिपक्व हुआ है। मैं इस पुस्तक के लाखों भावी पाठकों की ओर से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उसने इस कहानी को बेहतरीन अंदाजे बयां के साथ उनके सामने रखा, वरना दुनिया में ऐसी कई शानदार चीज़ें हैं जो हमारे नज़रों से ओझल रहकर ख़त्म हो जाती हैं। विकास दिव्यकृति, यानी ये जो सारी संपूर्ण भूमिका जैसे
मैंने अभी पढ़ा वे विकास द्विकृति के द्वारा लिखित हैं। उन्होंने इस पुस्तक की यानी 12th फेल की भूमिका को लिखा है। तो हम इसके प्रमुख प्रसंगों की ओर चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखते हैं, पहला जो भाग है उसको। मार्च की एक सुबह थी। घर की छत पर सो रहे मनोज के चेहरे पर धूप पड़ने लगी थी। कुछ देर करवट बदलने के बाद वह उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज 12th का पहला पेपर गणित का ही है, लेकिन उससे सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करते हुए बोली, हमारो मोड़ा बिल्कुल ना पढ़त। मोड़ा यानी लड़का। एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पढ़त रहतो। अपनी तारीफ सुनने का उसका उद्देश्य पूरा हुआ। उसने व्यर्थ हाथ में पकड़ी किताब किनारे रखकर गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। यानी हम सभी भी कभी कभी ऐसा हमारे साथ भी होता है कि लोग हमें कहें कि वो पढ़ रहा है या कुछ कर रहा है, उसको दिखाने के लिए भी, भले हमारा उद्देश्य तो सार्थक रहता है, लेकिन वो जो अंदर से वो फीलिंग रहती है कि हमें भी लोग बड़ाई करें, ये तो आप सभी और मेरे में भी, मतलब किसी में भी स्वाभाविक है। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमेक्स के कुछ पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर जो है कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थी। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से पानी खींचने में कष्ट हो रहा था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, लल्ला तू फर्स्ट से पास होयोगो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही वह बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। यानी हम सभी ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह से अपना बात रखते हैं। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू किया। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो मैं उसकी पढ़ाई बंद करा दूं। पर मैं जानता हूं विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ साथ चलते हुए उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। यह कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। 2. मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जौरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी मां दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर मां ने कह दिया, रुक जाती हूं, परीक्षा का समय हो रहा था। इसलिए मनोज तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। बेटे को जाते देख मां देहरी पर बैठे बैठे चिंतित होकर बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का, खाली पेट पेपर देवे मत जा। मां ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था, लेकिन मनोज की भूख प्यास आज मर चुकी थी। मनोज ने मां की चिंता को अनसुना कर दिया और गणित को जो गाइड है उसको हाथ में लिए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा की दृष्टि से भाग्यशाली था। हर दिन 10 मिनट में मुरैना से जौरा और जौरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थी। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है। हनुमान जी से गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहां विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण पहले से बस का इंतजार कर रहे थे।
पुलिया पर बैठे लड़कों में से एक ने भरी तंबाकू को थूकते हुए पूछा, पंडित जी क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जौरा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग्य सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। वह नाराजगी के स्वर में बोले, न तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा, न किताबें पढ़ी, तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर उन्होंने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहां से बस आने वाली थी। लेकिन हार मानना इस गांव में किसी ने नहीं सीखा था। जी हाँ, मुरैना की बात कर रहे हैं। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी द्वारा किए गए अपमान से तिलमिला गए। पढ़ के न थानेदार होत को मास्टर बन के ऐसे स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के पार बने स्कूल की तरफ इशारा करते हुए कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मज़ा ही आ जाए, पर उसके लिए 12th पास करना जरूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। पुलिया पर बैठे दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी, पर उसके लिए 12th पास करना जरूरी है। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने के पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि इस तरह से नकल बंद नहीं हो सकती। पिछले कई सालों से विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जौरा में नकल होती आई है। यानी वो नकल के भरोसे थे, चोरी के भरोसे। इसी नकल के भरोसे तो उसे 12th पास करने की उम्मीद थी। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से ही पास की थी। तभी धड़ धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। टेम्पो की आवाज़ सुनकर मनोज अपने विचारों से बाहर आया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। मनोज, विष्णु और पंडित कालीचरण के साथ टेम्पो में बैठ गया। टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थी। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का 3 सवारियां अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज में कहा, क्यों रे, कितनी सवारी बिठाओगे रे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठाई लिए हैं, उतार बिने, वे मेरी सवारी हैं। पिछले कुछ महीनों में इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटरों को इस बढ़ती प्रतियोगिता से आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपनो, जो मेरो गांव है, बस न चल पावेगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और थानेदार आर्थिक लाभ के बदले उसे संरक्षण देते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी होना अपना विशेषाधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था यह। दुश्मन का पलड़ा भारी होते देख बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीटकर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया, लेकिन वह बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को भविष्य की चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चलावो, भुला देंगे, होश में रहिए। बल्ले भी कम नहीं था, उसने इस चेतावनी का जवाब ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस ना निकल पाओगे, ध्यान रखियो। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का गियर डाला और टेम्पो धड़ धड़ करता जौरा की ओर बढ़ गया। स्कूल के गेट के पास टेम्पो से उतरकर मनोज और विष्णु स्कूल चले गए और पंडित कालीचरण अपने बेटे को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर रवाना हो गए। स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था। अपने स्कूल में सेंटर होने से वह खुलेआम नकल कराने का वादा विद्यार्थियों से कर चुके थे। गणित, अंग्रेजी और साइंस के पेपर में इस एरिया के अधिकांश विद्यार्थी अपने बलबूते पास नहीं हो पाते थे, इसलिए नकल के से पास होने की उम्मीद में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक नरेंद्र सिंह अपने कमरों की खिड़की से आशीर्वाद भरी नज़रों से इन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगाकर नीचे टाट पट्टियां बिछाई गई थीं, जिस पर विद्यार्थी बैठ गए थे। घंटी बज गई, पेपर बंट गए। पेपर को 1-2 बार अनजानी निगाहों से देखने के बाद मनोज ने पेपर जमीन पर रख दिया और गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा।
दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत और योग्यता का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतारा ही जा रहा था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई। पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है, इसे क्या घबराना। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने उनकी उम्मीद के विपरीत लड़कों से गाइड, नकल की पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया तो उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। उन्हें घबराहट में बीड़ी सुलगा ली और ब्लैकबोर्ड डस्टर से साफ करके भागते हुए स्कूल के संचालक नरेंद्र सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी, उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे पर विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, ये तो एसडीएम दुष्यंत सिंह हैं। दुष्यंत सिंह ने नरेंद्र सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हैं। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। नकल के इंतजार में बैठे लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। नरेंद्र सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। नरेंद्र सिंह ने स्कूली शिक्षा के ज्वाइंट डायरेक्टर को फोन लगाकर एसडीएम की करतूत कह सुनाई। ज्वाइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्य प्रणाली से परिचित था। उसने कहा, दुष्यंत सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मजा आता है। जौरा के बुरे दिन आ गए। मैदान उजड़ गया, विद्यार्थी चले गए, कॉपियां खाली छूट गईं, पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है, इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर कहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर सवाल को सही मान सकता है। अंत में, यानी जिसको कहते हैं प्रूव्ड, उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह हमेशा उनका एहसान मानेगा। तो इस तरह हमने इस उपन्यास के 2 भागों को पढ़ा, 2 इकाइयों को पढ़ा। जिस पहले इकाई में इस जो है कहानी की शुरुआत होती है, और कहानी की शुरुआत में किस प्रकार हम देखते हैं कि जो मार्च की एक सुबह थी, मनोज एक लड़का है जो कि पढ़ाई करता है। वह चाहता है कि आसपास के लोग इसकी तारीफ भी करें, और वह जिस उम्र में उसे गणित के सवाल हल करने चाहिए वह विभिन्न प्रकार के उपन्यासों को पढ़ रहा है। जब हम दूसरे भाग में देखते हैं तो वो जो 12th की परीक्षा है वो की चर्चा चलती है। वो पास करने के लिए वो मतलब परीक्षा देने के लिए जाते हैं सेंटर पे। उस दौरान क्या घटनाएं घटती है, जैसे एक बस वाला है, उसका रौब रुतबा है, एक ऑटो चालक है। तो बस वाला अपनी क्षमता से अधिक क्षमता में भी मतलब वो सवारी ले जा रहा है, लेकिन फिर वो धमकाने का प्रयास कर रहा है। और जब गांव में ये मामला आया है तो गांव के जो, अब बस गांव तक सीमित है, तो गांव में जो गांव के लोग हैं, अब जो एक ऑटो चालक है उसका समर्थन करते हैं, जिसमें बिल्ले पात्र आया है उसका। तो उसके बाद में देखते हैं कि फिर उसके बाद में जब परीक्षा देने जाता है तो जाहिर सी बात है मनोज नकल पे निर्भर रहता है, लेकिन उस क्षेत्र में एक नए एसडीएम आते हैं और उस एसडीएम का रौब और रुतबा जो है, और साथ ही एक स्वच्छ एवं पारदर्शी उनका जो प्रशासनिक तरीका है, और चोरी और नकल के सहारे जो सफल हो रहे थे लोग, उनको किस प्रकार एक नए एसडीएम से मुलाकात होती है, ये हमें काफ़ी कुछ सिखाती है प्रशासन की ओर ध्यान देने के लिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब वो चोरी नहीं चल पाती है, लोग पर्चे नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि वो जो महाविद्यालय था, मतलब वो जो स्कूल था, उसमें चोरी के बलबूते ही लोग पास होते थे। लेकिन जब वैसे ये आ गए इस साल तो चोरी नहीं हो पाई। तो अब चोरी नहीं हो पाई तो अब जो है कॉपियाँ खाली छूट गई। और जो इस उपन्यास का नायक है मनोज, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम चाहे कुछ भी नहीं लिखे, कॉपी भर दें तो नंबर तो मिल ही जाएगा, ऐसा हम लोगों को बताया जाता था कि कॉपी भर देना है, भले कुछ आया नहीं आया। तो इस अवधारणा से बचने की सलाह देनी चाहिए, और उसी को अनुसरण करते हुए भाग 2 कर वह इति सिद्धम यानी प्रूव्ड ऐसा लिख करके वो गणित के सवालों को पूरे सवालों से भर दिया उत्तर पुस्तिका को।
तो इस तरह हमने 2 भाग को पढ़ा, साथ ही साथ कुछ टिप्पणियों को पढ़ा और भूमिका के बारे में चर्चा की। इसके अगले भाग में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इसके अन्य भागों को, और अन्य जो रोचक प्रसंग है उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। और अगले सप्ताह फिर से रूबरू होंगे एक नई पुस्तक लेकर। और इस पुस्तक के कुछ भाग, जैसा कि आप सभी को अगर अच्छा लगे तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें ये जो प्रयास है आप लोगों को कैसा लग रहा है इसके बारे में हमें भी महसूस हो, ताकि हमें भी कुछ नया करने के लिए मोटिवेशन मिले, एक प्रेरणा मिले और हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिले। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यह आपका जो सीरीज़ है, यह हमारा, ये आपको कैसी लग रही है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। आपके सुधारों का, शिकायतों का भी हम जो है हृदय से स्वागत रहता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और धीरे धीरे हम इन्हीं चर्चाओं के साथ हम जुड़े रहेंगे। तो पुनः आपको जो बता दूं कि यह जो है एक किताबों की सीरीज़ है, जो जिसका नाम है किताबों की दुनिया, यानी जो अलमीरा से झांकती किताब है उसके अंतर्गत यह किताबों की दुनिया है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। पुनः धन्यवाद आप सभी का, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेशन देता है। वैसे तो मैं सब्सक्राइब के बारे में अपनी वीडियो में चर्चा बहुत कम करता हूँ, लेकिन जब तक हमारे विचार आप तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि सकारात्मक चीज़ें बहुत देर से पहुँच पाती हैं, और जो उस तरह की चीज़ें, मनोरंजन की चीज़ें हैं, वो आम जनमानस तक आराम से पहुंच जाती है। तो ज्ञान को कैसे हम आम जनमानस तक पहुंचाएं, इसकी हमारी और आपकी दोनों की जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य के रूप में मानें और हमें प्रोत्साहन दें, और अपने आप को एक नए सशक्त नागरिक के रूप में और एक अध्ययनशील व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को निखारें। और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया हमें ज़रूर सुझाव करें और हमें ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।